हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग देखिए जो क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। वो चैप्टर 3 है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये जो मैंने यहाँ पे बोला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते क्योंकि 9th में भी पढ़ाया गया है। तो फिलहाल मैं मान के चलूँगा कि आप लोगों ने पढ़ा है बट याद नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशंस किस टाइप की होती है ना। जैसे हमने लिखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए पेयर का मतलब आप लोग जानते हैं, पेयर का मतलब होता है युग्म, मतलब 2। जब भी 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी तो वो जो सिस्टम बनेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब लीनियर इक्वेशन तो होंगी वहाँ पे, बट पेयर का मतलब क्या होता है? 2। वहाँ पे 2 आपको लीनियर इक्वेशन देखने के मिलेंगी। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, वो किस तरीके की होती हैं, उसको जानने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि आखिर ये वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट मैंने आपको 2nd चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है ना। फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये कभी बदलते नहीं हैं। जैसे आप नंबर 2 की बात कर लें तो 2 की वैल्यू क्या कभी चेंज होती है? नहीं चेंज होती है। तो 2 मेरा कांस्टेंट है। अब जैसे 6 कभी चेंज होता है, 6 की वैल्यू फिक्स है, ये कभी भी नहीं बदलती। तो यानी ये भी मेरा क्या है? कांस्टेंट है। यानी वे वैल्यूज जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, वे सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। यानी उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये हर एक क्वेश्चन में कहें या फिर हर एक डिफरेंट कंडीशन में जो इनकी वैल्यूज क्या है? चेंज हो जाती है, मतलब ये बदलते रहते हैं। और इन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स ABCD XYZ का यूज करते हैं, है ना, ज़्यादातर XYZ का। अब जैसे मैंने कहा था 2 वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। आप देखते भी होंगे कभी कभी x की वैल्यू 2 आती है, कहीं पर x की वैल्यू 5 आती है। तो x मेरा क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? बदल रही है, वो फिक्स नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स और एक कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी, यानी कि ax + by + c = 0, कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो, अगर वो इस फॉर्मेट की है, इस टाइप की इक्वेशन है, तो वो जो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन कही जाएगी। अब यहाँ पे आप x y क्या है? ये जो x और y हैं ये वेरिएबल्स हैं, बट ये जो a b c हैं, a, b, c, ये सारे के सारे मेरे रियल नंबर हैं। ये देखिए साइन है बिलोंग टू, यानी ये सारे के सारे मेरे क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो a है और जो b है, इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों 0 नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा। तब ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगी बट 2 वेरिएबल में नहीं रहेगी। तो अगर इक्वेशन मेरी 2 वेरिएबल में होनी है तो ज़रूरी है कि ये और b की वैल्यू क्या हो? 0 नहीं होनी चाहिए। यानी आप इसकी डिफिनीसन इस तरीके से लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax + by + c = 0 where a b c are real number is called या फिर इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो x + y - 2 = 0। ये देखिए मेरी लीनियर इक्वेशन है ना। अब आप कहेंगे यहाँ पे देखिए x के मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पे आप कहेंगे a तो है नहीं, तो यहाँ पे आप 1 समझ सकते हैं। तो ये मेरा a हो गया, और ये मेरा यहाँ पर भी 1 समझ सकते हो, तो ये b हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? c हो गया। तो ax + by + c = 0, यानी ये जो इक्वेशन है वो ax + by + c = 0 के फॉर्मेट की है। इसीलिए जो ये इक्वेशन होगी कैसी होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो 2x + 3y = 10। अब देखिए ये भी मेरी इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि ये जो ax
प्लस बी वाई, अब आप देखिए प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप इसको अगर ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर तो आप देख सकते हैं प्लस में तो माइनस में आ जाएगी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म की है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यानी इस तरीके की जितने भी इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी वे सारी की सारी इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी एक रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं। ठीक है, अब उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म की जितनी भी इक्वेशन होंगी वे सारी की सारी इक्वेशन मेरी क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, और जहाँ पे ए बी सी मेरे क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अगर मैं एक दो एग्जांपल और दूँ, जैसे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये भी मेरी एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, ये भी एक क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये सारी की सारी इक्वेशंस मेरी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोग बात करेंगे इन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारा का सारा नोट्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप पर टाइम भी सेव रहेगा और कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन क्या होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। मैं इसी एक लीनियर इक्वेशन की मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई की वे वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। देखिए सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, मैंने कहा कि एक्स वाई की वे वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उन्हीं वैल्यूज को ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहा जाता है। देखिए सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है, जैसे मान लिया हम लोग यहाँ पे एक्स की रिप्लेस पे थोड़ी देर के लिए मैं केवल रेंडमली मान रहा हूँ, जैसे मान लिया हम लोगों ने एक्स की रिप्लेस पे यहाँ पे जो है 5 पुट कर दीजिए और यहाँ पे मैंने y के रिप्लेस पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, मैंने रैंडमली में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 इसमें रख रहे हैं और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तभी हम कहेंगे कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यानी एक्स वाई के वे मान जो इस समीकरण को यानी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या संतुष्ट करते हैं वो मेरी इक्वेशन, उन्हीं एक्स वाई की वैल्यूज को क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग इसके बाद एग्जांपल की बात करें कि जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक, अगर हम लोग इसमें x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 पुट कर दें इसमें, तो आप देखेंगे LHS में अगर हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 3, तो क्या आएगा 5 प्लस 3 8, जो कि मेरा RHS है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल आ गए, यानी ये x और y के जो मान हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि एक्स वाई की वे वैल्यूज जिनको हम इसमें रखें दोनों साइड मेरे इक्वल आ जाए तो उन्हीं वैल्यूज को ही उस इक्वेशन के क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी हम केवल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की। तो देखिए मैंने क्या कहा कि इस फॉर्मेट की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब भैया यहाँ पे एक शब्द जो है साथ में जोड़ दिया इन्होंने, पेयर, और पेयर का मीनिंग आप लोग अच्छे से जानते हैं। पेयर का मतलब होता है 2, यानी कि युग्म या फिर कहें जोड़ा। ठीक है, तो जब भी 2 लीनियर इक्वेशन हमको साथ में दी जाएंगी तो वो जो वहाँ पे युग्म बन के तैयार होगा उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। मतलब आपको जब भी इक्वेशन मिलेंगे, अगर 2 इक्वेशन आपको साथ में मिल जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, या फिर हम लोग इसी चीज़ को इस तरीके से कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आपको उसमें कुछ खास नहीं, बस आपको वहाँ पे 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी बस। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स,
तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे उसमें हमेशा पेयर ही दिया जाएगा, यानी कि आपको 2 इक्वेशन ही दे दी जाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा जिसमें एक इक्वेशन की बात करेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब जो पेयर दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन का, यानी लीनियर इक्वेशन को जो आपको सिस्टम गिवन होगा उसके सोल्यूशन क्या होते हैं, तो वहाँ भी सोल्यूशन का मीनिंग वही है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है लीनियर इक्वेशन का, मान लिया x + y = 5 और x - y = 3, ठीक। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया कि आप इसके सोल्यूशन बताइए। तो सोल्यूशन का मीनिंग यहाँ भी वही है, x y की वे वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो उन वैल्यूज को ही जो है इस सिस्टम का सोल्यूशन कहा जाएगा। यहाँ पे चूंकि एक इक्वेशन थी तो एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई जो कर दे वो उसके सोल्यूशन होते थे, बट अगर पेयर की बात करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी वे जो एक्स वाई की जो वैल्यूज होंगी उनको सोल्यूशन कहा जाएगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तब सोल्यूशन नहीं होंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए सेटिस्फाई करने का मतलब वही है, एक्स वाई की मान अगर हम लोग इसमें रखें तब भी LHS RHS इक्वल है, और वही एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पे रखें तो इसमें भी LHS और RHS इक्वल आए, तब हम कहेंगे कि वो एक्स वाई क्या है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो अगर मैं पूछूँ आप इसके सोल्यूशन बताएंगे, तो अगर आप x = 4 और y = 1 इसमें पुट कर दें, ठीक। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें LHS में, तो देखिए पुट करिए, x के रिप्लेस से 4 प्लस y के रिप्लेस पे 1, तो 4 + 1 = 5। आप देख सकते हैं ये RHS के बराबर है, तो यानी जो ये वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट अभी इसका सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। इसको भी अगर सेटिस्फाई कर दिए तब ये इसके सोल्यूशन होंगे। तो चलिए इसमें भी LHS में रख के देख लेते हैं। तो x के रिप्लेस पे रखना है 4, y के रिप्लेस पे रखना है 1, 4 - 1 यानी कि 3 = RHS, क्योंकि इसमें भी RHS 3 है तो इसमें भी देखिए LHS और RHS बराबर है। यानी जब हम लोग x के रिप्लेस से 4, y के रिप्लेस पे 1 दोनों इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो वो वैल्यूज जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही इसीलिए जो है x = 4, y = 1 क्या हो जाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। चीज़ें वही हैं, बट यहाँ पे एक इक्वेशन थी तो एक पे देखना था, यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे इसके। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ा है। पहले मैंने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, क्या बताया, ax + by + c = 0 टाइप की जितनी भी इक्वेशन होंगी वो मेरी सारी की सारी इक्वेशन जो होंगी लीनियर इक्वेशन होंगी, और एक्स वाई की वे वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर दें उन्हीं वैल्यूज को उस इक्वेशन के सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर का मतलब आपको वहाँ पे 2 इक्वेशन दे देंगे, 2 लीनियर इक्वेशन दे देंगे बस, है ना। और अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो एक्स वाई के वे मान जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो उन एक्स वाई के मान को ही जो है हम लोग उस लीनियर इक्वेशन के क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए आखिर ये सोल्यूशन 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, आखिर ये सोल्यूशन होते कितने हैं, ठीक है। तो आपको बताया भी गया होगा कि जो केवल एक लीनियर इक्वेशन होती, क्योंकि 9th में जब पढ़ी थी वहाँ पे केवल लीनियर इक्वेशन ही थी एक, वो भी 2 वेरिएबल्स में, ठीक, 2 वेरिएबल्स में ही थी, बट एक वेरिएबल में मतलब एक ही इक्वेशन थी। तो अगर हम एक लीनियर इक्वेशन की बात करें तो एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं तो आप बताएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, है ना। अगर एक लीनियर इक्वेशन है तब कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे पेयर की बात करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर हमको पेयर की ही बात करनी है, बट स्टार्टिंग जो है एक ही लीनियर इक्वेशन से हुई है तो हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा सा जस्ट आइडिया ले लिया है। अब हम लोग केवल और केवल बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अगर आप सपोज करिए आपके पास एक पेयर दे रखा है, क्योंकि पेयर का मतलब आपको पता है 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी। हम लोग मान लेते पहली जो इक्वेशन है वो है a1x + b1y + c1 = 0, और ये दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास दूसरी समीकरण हो गई, ठीक है।
यानी आपको 2 दी गई, यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगर हम बात करें किसके सोल्यूशन की, ठीक है, तो अब देखिए अगर एक ही लीनियर इक्वेशन दे दी जाए तो उसके तो सोल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया। बट अगर 2 इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है, मतलब एक पेयर गिवन होगा लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें 3 कैटेगरी का सोल्यूशन पाया जाता है, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी लीनियर इक्वेशन हैं 2 वेरिएबल्स में, इम्पॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे, जितनी भी लीनियर इक्वेशन हैं 2 वेरिएबल में, वे सारी की सारी इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या करती हैं? एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो देखिए 3 कैटेगरी का होता है। तो मुझे पता है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये L2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो 3 कैटेगरी का होगा। और अगर इनके सोल्यूशन को अगर हम फाइंड करने के तरीक़ों के जाने तो इनके सोल्यूशन को सॉल्व करने के हमको 4 मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। यानी इसके जो सोल्यूशन जो भी हम बात करें थे एक्स वाई की वैल्यूज आखिर कहाँ से हम फाइंड करेंगे। अभी तो रैंडमली क्वेश्चन था, मैंने ट्रायल ले लिया है, फिर ऐसे बता दिया। बट हर एक क्वेश्चन में देख के थोड़ी ना बता पाएंगे इसके सोल्यूशन क्या होंगे। तो उनको हम लोग सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो चौथा मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इन चारों मेथड को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। बट उसको भी हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग समझते हैं आखिर इसके सोल्यूशन कितने कैटेगरी के होते हैं। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 कैटेगरी के सोल्यूशन होते हैं। कुछ पेयर तो इस तरीके के होंगे जिनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर उनको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, तो वो मैंने बताया था कि एक जो है ये एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर मान लेते हैं उस सिस्टम पर केवल यूनिक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, और अगर हम लोग उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो वो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि पहला केस होगा कि उसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, उस गिवन इक्वेशन का क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। दोनों लाइन का जो होगा क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक ही सोल्यूशन होगा। और मैंने बात की कि अगर उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वे दोनों की दोनों जो लाइन होंगी, आपको पता है एक्स एक्सिस है और एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस वाई डैश है ना, ये ओरिजिन होता है। तो यानी मैं क्या कह रहा था कि अगर इनके सोल्यूशन की बात करें तो एक पेयर ऑफ सोल्यूशन के एक यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर सेकेंड केस उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, या फिर तीसरा केस उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक भी सोल्यूशन होंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं 3 कैटेगरी का होता है। पहला होगा यूनिक सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन होगा। दूसरा मैंने बताया कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और तीसरा मैंने बताया कि उनके एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे। और इनके सोल्यूशन हम लोग कैसे चेक करेंगे कि उसका सोल्यूशन एक है या इनफाइनाइट है या फिर है ही नहीं, या फिर अब देखिए, और उनका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी अगर उनको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस टाइप का उनका ग्राफ बनेगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिक सोल्यूशन की। सपोज करिए कि उस जो पेयर गिवन है आपको लीनियर इक्वेशन का, उसका एक ही सोल्यूशन है, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे उसका एक ही सोल्यूशन है? या तो हम लोग उसका ग्राफ बनाएं, अब उसमें देख के बता दें कि यूनिक सोल्यूशन है, या फिर कोई और तरीका, और उसी और तरीके को और ग्राफिकल तरीकों को मैं दोनों को साथ साथ में डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको जो है 9th में बताया गया है, और मैं यहाँ भी बताऊंगा, है ना। तो आप उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस अभी केवल आइडिया ले रहे हैं कि अगर उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप का बनेगा। तो अगर देखिए, अगर इस दोनों लाइन का यूनिक सोल्यूशन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो A1/A2 होगा और B1/B2, आपको पता है A1 B1 A2 B2, तो आपको इक्वेशन से देख के पता चल जाएगा, है ना। आप A1/A2 निकालिए और B1/B2 निकालिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं,
ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप दोनों इक्वेशन से A1 B1 C1 निकाल लीजिए, A2 B2 C2 फाइंड आउट कर लीजिए। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तब हम कह देंगे कि जो पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन का उसका यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आप उन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पर, तो वो दोनों लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब वो दोनों लाइंस कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी कुछ इस कैटेगरी से। मान लेते हैं लाइन L1 है और ये लाइन मान लेते हैं क्या L2 है। मैंने क्या कहा, अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। और उनका जो ग्राफ होगा, अगर उनका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो दोनों की दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसीलिए हमने कहा कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड। अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2 ये आपने तीनों निकाल लिए। ठीक, अगर A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, बट C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, A1 अपान A2 निकाला, B1 अपान B2 निकाला, C1 अपान C2 निकाला। आपने देखा कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, बट C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो होता है, इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो होते हैं जीरो, यानी नो सोल्यूशन वाला केस है। यानी इस टाइप की जो पेयर दिया गया होगा लीनियर इक्वेशन का, उसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आप उनका ग्राफ बनाएंगे तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हो जाएगा वाई डैश और ये हो जाएगा एक्स डैश, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, अगर आप उनका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों की दोनों लाइन पैरेलल लाइंस बनेंगी। कैसे बनेंगी, पैरेलल लाइंस, यानी कुछ इस कैटेगरी से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन L1 और L2 हैं। यानी इनका जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो उनकी जो लाइन बनेंगी वो एक पैरेलल लाइन बनेंगी। ठीक है, और उस केस में जो पेयर गिवन होगा उसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो तीसरा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 दोनों बराबर नहीं, तो आप कह देंगे उसका एक ही सोल्यूशन होगा। और उसका जो ग्राफ बनाएंगे तो दोनों की दोनों लाइन किस तरीके की होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये तो बराबर हैं, बट C1 अपान C2 बराबर नहीं है, तो उस केस में जो सोल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन हो गया, मतलब एक भी सोल्यूशन होंगे ही नहीं। और उस केस में अगर आप दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे तो दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल लाइन बनेंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा भी कि पैरेलल लाइंस बन रही हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही हैं। ठीक है, और तीसरा केस बचा है कि अगर A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 के और इक्वल है C1 अपान C2 के, मतलब A B C इन तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है। भाई रेशियो ही तो होता है A1 अपान A2। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 ये तीनों के तीनों अगर आपस में इक्वल हैं, तब हम कहेंगे कि जो पेयर गिवन है उसके जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, यानी कि मेनी सोल्यूशन होंगे। और उनका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा कि दोनों की दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप के मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2 अगर ये तीनों इक्वल हैं तब। ठीक है, इस केस में होता क्या है, अगर आप इनका ग्राफ बनाएंगे कि दोनों की दोनों लाइन, जैसे मान ले लाइन L1 है, अगर दूसरी लाइन का भी ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन इसके ऊपर से ही जाएगी, यानी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, मतलब दोनों की दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। तो दूसरी लाइन भी कुछ इसी तरीके से इसी पर जाएगी। तो मैंने 3 टाइप के सोल्यूशन बताए हैं लीनियर इक्वेशन के। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही हल, नो सोल्यूशन मतलब एक भी हल नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब मेनी सोल्यूशन। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो गिवन पेयर होगा उसके
यूनिक सोल्यूशन होगा अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट C1/C2 इक्वल नहीं है, तब उस केस में जो पेयर होगा उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, मतलब उसके एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइन से, वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, इसीलिए इनके सोल्यूशन नहीं होंगे। और तीसरा केस, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बट C1/C2 ये बराबर नहीं है, तो उस केस में जो पेयर गिवन होगा उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर आप उनका ग्राफ बना रहे हैं तो दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, यानी ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। अब देखिए इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ और होती है, वो होती कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर, यानी कौन से पेयर कंसिस्टेंट होते हैं, कौन से पेयर इनकंसिस्टेंट होते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं संगत और असंगत युग्म, यानी कौन से जो युग्म हैं वो संगत हैं और कौन से युग्म क्या है, असंगत है। तो देखिए वह पेयर जिनका कम से कम एक सलूशन है, वे पेयर जिनके कम से कम एक सलूशन है, कम से कम मतलब एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा होंगे तब भी चलेगा, यानी कम से कम अगर किसी भी पेयर का एक सलूशन है तो वो जो पेयर है वो कंसिस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, अगर उसका कम से कम एक सलूशन है तो वो जो गिवन पेयर है वो कंसिस्टेंट कहा जाएगा, अदरवाइज क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप इसकी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे कि अगर किसी भी पेयर का कम से कम एक सलूशन है तो वो पेयर मेरा संगत युग्म होगा, अगर सलूशन नहीं है तो क्या है, असंगत युग्म हो जाएगा। कम से कम एक होना जरूरी है। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो अगर आप पहला केस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक सलूशन होता है ना, तो ये जो इस टाइप के जो पेयर गिवन होंगे जिसमें A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो वो जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट कहा जाएगा। अगर इस केस की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे तो सोल्यूशन है ही नहीं, इसीलिए इसमें इसको जो है इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, क्योंकि इसके सोल्यूशन है ही नहीं। कम से कम एक होना चाहिए, तो इसमें कम से कम एक है, इसीलिए ये इस टाइप के जो सिस्टम होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे और इस टाइप के जो सिस्टम होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे। और इसकी बात करें तो आप, मैंने बताया कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। आप यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तब तो ये 100% क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इस टाइप का जो पेयर होगा वो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप मुझे बताइए कि जो गिवन पेयर है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आप A1/A2 और B1/B2 निकालेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है या फिर आप ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो आप कह देंगे तो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर ऐसा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आप कह देंगे कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उसका सोल्यूशन ही नहीं है। कंसिस्टेंट तभी कहा जाता है जब कम से कम एक सोल्यूशन हो। ठीक है, तो इस पर किस कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए आप देखते रहे मेरा चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस। और देखिए जो भी मेरी कोशिश में कमी रह गई होगी तो आप बताइएगा, मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी बताइएगा। अब देखिए मैंने इसमें बहुत अच्छे से नहीं लिखा है, क्योंकि मैं आपको भी वीडियो के एंड में जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, मैंने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।